गुड मॉर्निंग क्लास। बी ए पार्ट थर्ड, पेपर फर्स्ट, पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक। यूनिट सेकंड, चैप्टर है मैकियावेली और आज के लेक्चर का टॉपिक है मैकियावेली का सामान्य परिचय। ऐसा माना जाता है भारत के प्राचीन राजनीतिक चिंतन में जो स्थान चाणक्य को प्राप्त है वही स्थान पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में इटली के मैकियावेली का है। मैकियावेली का जन्म सन 1469 में इटली के प्रसिद्ध नगर फ्लोरेंस में हुआ था। उसकी शिक्षा फ्लोरेंस के एक विद्यापीठ में हुई और इसी फ्लोरेंस गणराज्य के गृह एवं विदेश कार्यालय में उसे एक साधारण लिपिक के रूप में नौकरी प्रारंभ करने का मौका मिला। अत्यंत प्रतिभावान होने के कारण इसी गणराज्य के गृह, विदेश व युद्ध के विभागों से संबंधित मंत्रालय में द्वितीय सचिव के उच्च पद पर नियुक्ति दी गई। विभिन्न यूरोपीय देशों में 23 बार अलग अलग राजनीतिक मिशनों पर गया और इस कार्य के दौरान मैकियावेली को फ्रांस के सम्राट लुई द्वादश, पवित्र रोमन सम्राट मैक्सिमिलियन प्रथम, पोप जूलियस द्वितीय, पोप अलेक्जेंडर षष्ठ जैसी प्रभावशाली हस्तियों के विचारों एवं कार्यप्रणालियों तथा उनके कूटनीतिक दांव पेच, राजनीतिक षड्यंत्रों, इन सबको समझने का अवसर प्राप्त हुआ। सन 1512 तक वह गणराज्य में मजबूत स्थिति में था और उसका अच्छा भविष्य दिखाई दे रहा था, परंतु इसी वर्ष फ्लोरेंस के सत्ताच्युत पुराने राज परिवार मेडिसी ने स्पेन के सहयोग से फ्लोरेंस गणराज्य पर आक्रमण किया। भयभीत जनता ने यह अनुभव किया कि गणराज्य का जननेता सावोनारोला उनकी रक्षा करने में समर्थ नहीं है। क्रोधित एवं भयभीत जनता ने अपने ही नेता को जीवित जला दिया तथा मेडिसी वंश को शासन सत्ता संभालने के लिए आमंत्रित किया। स्पेन समर्थक मेडिसी शासकों ने गणतंत्रीय शासन के सभी अधिकारियों के साथ मैकियावेली को भी शासकीय पद से हटा दिया और कुछ दिन बाद उस पर शासन के विरुद्ध षड्यंत्रों का आरोप लगाकर उसे जेल में डाल दिया गया और यातनाएं दी गई। किसी प्रकार वह अपने मित्रों की मदद से 1 वर्ष बाद जेल से मुक्त हो गया, परंतु उसे राजनीति से संन्यास लेने की शर्त को मानना पड़ा, यानी कि सार्वजनिक जीवन में वह अब भाग नहीं लेगा। इस शर्त के साथ उसे जेल से मुक्त किया गया। जीवन के शेष 15 वर्ष उसने अपने सेन केशियानो नामक गांव में समाज सेवा और लेखन कार्य करते हुए व्यतीत किए। ऐसा कहा जाता है कि वह दिन भर ग्रामीण जनों से बात करने में और इधर उधर घूमने में व्यतीत करता था, परंतु शाम होते ही घर लौट आता और वह धूल से सने वस्त्रों को उतारकर शाही दरबार वाले वस्त्र धारण करता था और अध्ययन में डूब जाता था। मानसिक स्तर पर वह इतिहास के महापुरुषों से संभाषण करता और निराशा, निर्धनता और किसी भी भय से बाहर निकलकर स्वयं एक महापुरुष बन जाता था और अनुभव व इतिहास से प्रमाणित सत्य को कागज पर उतार देता था। सन 1527 में 58 वर्ष की आयु में मैकियावेली का देहांत हो गया।
इस महान इटालियन की बिना किसी सम्मान के एक निर्धन और साधारण व्यक्ति की भांति अंत्येष्टि कर दी गई। अब देखते हैं मैकियावेली की रचनाएं। अपने निष्कासन काल में मैकियावेली ने द डिस्कोर्सेस ऑन लिवी नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ का पूरा नाम है द डिस्कोर्सेस ऑन द फर्स्ट 10 बुक्स ऑफ टाइटस लिवियस। यह प्राचीन रोम के इतिहासज्ञ लिवी की इतिहास की 10 पुस्तकों पर लिखी गई टीका है। मैकियावेली ने डिस्कोर्सेस में गणतंत्रीय शासन की स्थापना, स्थायित्व तथा विस्तार के बारे में विचार प्रकट किए हैं। इसमें रोम के गणतंत्र की विशेषताओं का उल्लेख किया है। डिस्कोर्सेस में मैकियावेली के विचार अत्यधिक आदर्शवादी या कल्पना प्रिय है और वह मानवतावादी और गणतंत्र का उत्साही समर्थक दिखाई देता है। इसी काल में मैकियावेली ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंस की रचना की। प्रिंस में मैकियावेली का रूप एकदम अलग दिखाई देता है। यहाँ मैकियावेली एक अधार्मिक, अनैतिकतावादी तथा निरंकुश राजतंत्र के प्रबल समर्थक के रूप में दिखाई देता है। इस ग्रंथ में मैकियावेली ने दोहरे नैतिक मानदंडों को प्रस्तुत किया है और मूलतः यही वह तथ्य है जिसके कारण मैकियावेली की सर्वाधिक आलोचना हुई है। अर्नेस्टो लैंडी के अनुसार मैकियावेली नैतिकतावादी था और साथ ही विद्वान भी। यह निर्णय करना सरल नहीं है कि इस बात में उसका कितना दोष है कि उसका नैतिक प्रभाव उस दिशा में नहीं पड़ा जिसमें वह स्वयं चाहता था कि पड़े। हालांकि मैकियावेली ने प्रिंस की रचना वैसी स्वतंत्र इच्छा के साथ नहीं की थी जैसी स्वतंत्र इच्छा के साथ डिस्कोर्सेस की रचना की थी। प्रिंस को लिखने का उद्देश्य मेडिसी नरेश को अपने पक्ष में करना था तथा इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मैकियावेली ने अपनी इस रचना का समर्पण मेडिसी नरेश के प्रति किया, पर यह उद्देश्य सिद्ध नहीं हो सका। मेडिसी नरेश मैकियावेली पर इतने प्रसन्न नहीं हुए और जीवन की केवल अंतिम 6 वर्षों में ही उन्हें कुछ छोटे छोटे राजनीतिक पद प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त मैकियावेली की 2 और पुस्तकें, युद्ध की कला, द आर्ट ऑफ वॉर और फ्लोरेंस का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, ये भी है, पर राजनीति की दृष्टि से ये विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। मैकियावेली का संपूर्ण लेखन 16वीं सदी के पूर्वार्ध का लेखन है। उस युग में चिंतन के क्षेत्र में 2 अतिवादी तत्व प्रभावशाली थे, 16वीं सदी की वैचारिक संकीर्णता और पुनर्जागरण की चेतना। मैकियावेली के लेखन में ये दोनों ही तत्व देखे जा सकते हैं। उसके विचार क्षेत्र एवं काल की दृष्टि से उतने ही संकीर्ण है जितनी की 16वीं सदी थी और उसके विचारों में उतनी ही उदारता व नवीनता भी है जितनी की पुनर्जागरण की लहर की थी। अब देखते हैं मैकियावेली की अध्ययन पद्धति। मैकियावेली ने मध्य युग में प्रचलित निगमनात्मक पद्धति को दार्शनिक एवं अयथार्थवादी मानकर उसका परित्याग कर दिया। यह पद्धति राजनीतिक संस्थाओं एवं व्यवहार की व्याख्या ईसाई धर्म ग्रंथों या अमूर्त प्राकृतिक नियमों के आधार पर करती थी, जबकि मैकियावेली राजनीतिक संस्थाओं एवं व्यवहार की व्याख्या इहलौकिक एवं यथार्थवादी आधार पर करना चाहता था। इस उद्देश्य से मैकियावेली ने आगमनात्मक पद्धति को अपनाया।
अरस्तु के बाद वह प्रथम विचारक है जिसने आगमनात्मक पद्धति को इतने विस्तृत रूप में अपनाया। मैकियावेली के सम्मुख मुख्य समस्या यह थी कि छिन्न भिन्न और कमजोर इटली को एक मजबूत और दृढ़ केंद्रीय सरकार की छत्रछाया में संगठित कर उसे किस प्रकार शक्तिशाली बनाया जाए। इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए वह इतिहास, विशेष रूप से रोमन इतिहास की ओर आकृष्ट हुआ। उसमें उसने राज्य के उत्थान पतन के कारणों का अध्ययन किया, मनुष्य के अनुभवों का विश्लेषण किया और इस बात का पता लगाने का प्रयास किया कि मनुष्य को समाज से जोड़ने वाला सूत्र कौन सा है। उसने निगमनात्मक पद्धति को छोड़कर इतिहास का आश्रय क्यों लिया, इस प्रश्न का उत्तर मैकियावेली स्वयं इन शब्दों में देता है। बुद्धिमान लोग कहते हैं, और उनका ऐसा कहना अकारण और निराधार नहीं है, कि जो व्यक्ति यह जानना चाहता है कि भविष्य में क्या होने जा रहा है, उसे इस बात पर विचार करना चाहिए कि भूतकाल में क्या हो चुका है, क्योंकि संसार की प्रत्येक घटना प्रत्येक समय में भूतकाल से एक तात्विक तद्रूपता रखती है। ऐसा इसलिए होता है कि घटनाएं मनुष्य द्वारा संपन्न होती है, उन मनुष्यों द्वारा जिनकी भावनाएं सदा एक सी रहती है। इस प्रकार मैकियावेली के अनुसार हमें भविष्य में क्या करना चाहिए, इस बात का अध्ययन इस आधार पर किया जा सकता है कि इन्हीं परिस्थितियों में भूतकाल में क्या किया गया था, क्या निर्णय लिया गया था। यहाँ भूत से मैकियावेली का तात्पर्य मध्यकाल से नहीं, वरन अत्यंत प्राचीन भूतकाल से था। उसकी दृष्टि प्राचीन यूनान और विशेष रूप से रोम पर थी, जिसने उसे राजनीतिक तथ्यों का अध्ययन प्रदान किया। मैकियावेली ने ऐतिहासिक पद्धति को इस विश्वास के साथ अपनाया कि अतीत के अनुभव के आधार पर वर्तमान काल की समस्याओं को समझा जा सकता है, उनका समाधान भी ढूंढा जा सकता है। मैकियावेली ने पर्यवेक्षणात्मक पद्धति के सहायक के रूप में इतिहास की सामग्री का प्रयोग किया है। उसने अपने युग की राजनीतिक संस्थाओं, राजनीतिज्ञों के व्यवहार तथा राजनीतिक समस्याओं का सूक्ष्म पर्यवेक्षण किया, कुछ निष्कर्ष व सिद्धांत निकाले तथा इनके समर्थन के लिए इतिहास, विशेष रूप से रोमन इतिहास से विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत किए। मैकियावेली ने तुलनात्मक पद्धति का भी प्रयोग किया है। उसने फ्रांस व जर्मनी की राजनीतिक संस्थाओं की तुलना इटली, विशेष रूप से फ्लोरेंस की राजनीतिक संस्थाओं से की है और अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं। मैकियावेली ने यथार्थवादी पद्धति को भी अपनाया है और राज्य को पूर्णतः एक लौकिक संस्था माना है जो स्वयं में साध्य है। उसने राज्य को मूल्यों की एक स्वतंत्र व्यवस्था माना है, जिस पर धर्म, नैतिकता, दर्शन इनका कोई बंधन नहीं है। इस यथार्थवादी पद्धति के आधार पर उसका निष्कर्ष है कि जो कुछ राज्य के हित में है वही उचित है। संपूर्ण राजनीतिक जीवन शक्ति संघर्ष है और शक्ति स्वयं में साध्य है। मैकियावेली ने वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति को भी अपनाया है। उसने नीतिशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र के बीच पूर्ण संबंध विच्छेद स्वीकार किया है और राजनीतिक तथ्यों एवं घटनाओं के मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बल दिया है। और यही कारण है कि निरंकुश राजतंत्र के समर्थन में लिखी गई उसकी पुस्तक प्रिंस भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि गणतंत्र के समर्थन में लिखी गई डिस्कोर्सेस। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि मैकियावेली कोई राजनीतिक दार्शनिक नहीं था, अपितु
वह एक व्यावहारिक एवं यथार्थवादी राजनीतिज्ञ था और इसी दृष्टि से आगमनात्मक पद्धति के विभिन्न रूपों को उसने अपनाया। आधुनिक युग का वह पहला राजशास्त्री है जिसने इन विभिन्न पद्धतियों को अपने अध्ययन का आधार बनाया। अतः यह स्वाभाविक है कि इन पद्धतियों को वो पूर्ण शुद्धता के साथ नहीं अपना सका। आधुनिक युग के अनेक विद्वानों ने मैकियावेली द्वारा अपनाई गई ऐतिहासिक पद्धति को अपूर्ण व अशुद्ध माना है। उनका आरोप है कि मैकियावेली ने इतिहास के अध्ययन के आधार पर राजनीतिक सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किए हैं, अपितु उसने पर्यवेक्षण एवं अनुभव के आधार पर जो राजनीतिक निष्कर्ष निकाले हैं उनकी पुष्टि के लिए इतिहास से उदाहरण ढूंढकर प्रस्तुत किए हैं। सेबाइन का भी कहना है कि यह कहना भ्रमपूर्ण है कि मैकियावेली ने ऐतिहासिक पद्धति का अनुसरण किया। इतिहास का प्रयोग तो उसने उन सिद्धांतों का दृष्टांत देने अथवा उन्हें पुष्ट करने के लिए किया जो कि उसने बिना इतिहास का आश्रय लिए हुए ही निकाल लिए थे। उसकी पद्धति यदि कोई थी तो पर्यवेक्षण की थी, जिसमें उसका चातुर्य तथा सहज बुद्धि कार्य करती थी। उसकी ऐतिहासिक पद्धति में कमी के बावजूद भी उसका महत्व है। अर्नेस्टो लेंडी के अनुसार उसका लक्ष्य मार्क्स के उस लक्ष्य से पर्याप्त समानता रखता है जो उसने यानी मार्क्स ने कई 100 वर्ष बाद अपनाया था, अर्थात इतिहास के शाश्वत नियमों को जानकर भविष्य पर नियंत्रण करना, राजनीति में अन्यों से अधिक शक्तिशाली बनना। किंतु निश्चय ही उसकी पद्धति मार्क्स जैसी आडंबरपूर्ण नहीं है, अपितु यह एक किसान जैसी पद्धति है जो प्रकृति के तरीकों को जानकर प्रकृति को वश में कर लेता है। मैकियावेली की अध्ययन पद्धति के संबंध में यह कहना सही होगा कि उसने राजनीतिक अध्ययन को धर्मवादी, परंपरावादी एवं पांडित्य प्रदर्शन से मुक्त किया और उसे इतिहास की मदद से यथार्थवादी एवं वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया। मैकियावेली की राजनीतिक रचनाओं में विभिन्न आगमनात्मक पद्धतियों का प्रारंभिक एवं मिलाजुला रूप दिखाई देता है और यही उसकी पद्धति का महत्व है।